से सुनाओगे कहाँ तक सुनाऊं हैं? म्याऊ 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 ये इंटेंडेड नहीं था, बस हो गया, फिर अंदर से ना आ जाता है, बस जिंदगी वैसे म्याऊ म्याऊ ही है। अच्छा अभी जी की वेव्स जो चल रही होती है ना, जब वो फ्लैट हो जाती है ना, इसका मतलब डेड है। वो ऊपर नीचे वेव होती रहती है, तो जिंदगी चल रही है, यही जिंदगी, अप्स एंड डाउन जिंदगी। ये भी तो हो सकता है किसी ने एसी की मशीन उतार के वहाँ पे अपना चार्जर लगा दिया हो। और टेंशन ही कोई ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜੱਟ ਕੋਈ इतनी ठंड पुराने वाले घूमते कोई नहीं थे। नहीं, वो और तरह के होते हैं, जिन मामलों में होते हैं वो उन्हीं मामलों की रेफरेंस से बात करते हैं। लिटरेचर में देखा गया है कि जो अगर आपने ओज़ेम्पिक लगाई है, इस्तेमाल की है, तो उससे आपका जो है वो मतलब वेट लॉस तो आपका हो गया, उससे आपके जो चेहरे के जो फेशियल फीचर्स हैं वो भी अजीब-ओ-गरीब हो सकते हैं। कौन से इलाके? पाकिस्तान से है सर, ना छोड़ें, मतलब पंजाब, बलोचिस्तान, आगे सिंध। सर फिर बात पीछे रह के जाना है, सिंध सर वो पीछे रह के जाना है, बस फिर वो लोग हमसे ज्यादा समझदार, क्योंकि बारिश आता है तो फिर पानी भी आता होता है, लोग हमसे तो ज्यादा हम समझदार। मजीद अब कुछ नहीं कह सकते। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, बहुत बहुत शुक्रिया डेंटल बैठे के एक और सेशन में हमें आज ज्वाइन करने के लिए। आज एक बहुत ख़ास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर अख्तर, जो कि इस वक्त अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं एज ए न्यूरोलॉजिस्ट। आज का सेशन है, हम डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, जैसे कि बहुत सारे टॉपिक्स आपके जहन में भी होंगे और डेफिनेटली हमारे जहन में भी थे, इसलिए आज हमने स्पेशली डॉक्टर अख्तर को आज बुलाया। इनकी जो है ना वो जो सीरियसनेस आपको जो नज़र आ रही है उस पर बिल्कुल ना जाए। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट फन पर्सन आई नो। हमारे साथ इन्होंने MBBS भी हमारे साथ ही स्टार्ट किया था, मेरे बैचमेट भी हैं, और अब भी अपनी जो है वो खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं एज ए न्यूरोलॉजिस्ट। तो डॉक्टर अख्तर, पहले तो आप ये बताएं कि आपकी जो शुरुआत हुई थी, आपको हमेशा हम अक्सर अपने जो गेस्ट होते हैं उनसे पूछते होते हैं कि आपका दिल था डॉक्टर बनने का या बदोबदी बने? मुझसे पूछा जाए तो नहीं था, बिल्कुल नहीं, वो 50-50 था। 50-50 था। हाँ मतलब ठीक है, इसमें थोड़ा कह लें कि वो कहते हैं ना, वो जैसे हमने फिल्में देखी हैं, जब हम जवान हो रहे थे इंडियन फिल्में देखी हैं, डॉक्टर मुझे बचा लो वाला जो फिल्म है ना, मेरी माँ को बचा लो वाला जो एक जुमला, उसने काफ़ी जो हम सबको इंस्पायर किया था। तो वो उसी जुमले के ज़रिए असर जो ना वो बंदा फिर कहीं ना कहीं डॉक्टर बनना चाहता है, बस इतना ही शौक था, इससे आगे का नहीं था। बाकी फिर हालात वाकई तो डॉक्टर बना। माशाल्लाह आपने अभी जितना माशाल्लाह आप काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे, आपका ये वाला ख्वाब तो कई दफ़ा पूरा हो चुका होगा, मैनी फोल्ड जिसको कहते हैं ना, 2-3 दफ़ा बल्कि इससे कई दफ़ा ज़्यादा पूरा हो चुका होगा कि आपने काफ़ी सारे लोगों को बचाया भी होगा। अभी आप अपने बारे में बताइए कि अभी आप कहाँ पर काम कर रहे हैं और आपकी जो सर्विसेज हैं वो किस नौइयत की हैं, क्या करते हैं, क्या मामला हैं? अच्छा जी, बेसिकली आपने बता दिया पहले ही कि मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। न्यूरोलॉजिस्ट आम जुबान में माहिर अमराज़ दिमाग से कहते हैं। हमारे जो जो मेरी डोमेन में जो मरीज़ आते हैं, ज़्यादातर वो फालिज के मरीज़, राशे के मरीज़, मिर्गी के मरीज़, हराम मगज़ के मसाइल के मरीज़ और दिमागी अमराज के मसाइल के मरीज़ है ना, वो हम लोग देखते हैं, जो कि आप लोग सुनते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे अमराज हैं जो हमारे अंदर आते हैं, लेकिन ये बिलमुम वो अमराज हैं जो कि हमारा तारुफ बनते हैं कि ये दिमाग का डॉक्टर है जी, ये वाले मसाइल, ये वाले जो बीमारियां हैं, ये वाले डॉक्टर साहब देखते हैं। मतलब वो फिर हम आप कह लें, अगर कुछ हम आप करें कि दिमाग, हराम मगज़, नसों और पट्ठों के जितने भी मसाइल हैं ना, वो एक न्यूरोलॉजिस्ट देखता है। वो मेरी डोमेन है, मैं वो सारे के सारे मसाइल मैं देखता हूँ। सही सही। अपना जरा जर्नी बताइए कि आपका, जैसे चले मुझे तो पता है, तो जिसको कहते हैं ना कि पंजाबी में कहते हैं मैंने तो इची बिची पता है, लेकिन अब हमारे नाज़रीन के लिए कि आपका जो जर्नी स्टार्ट हुआ, कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं और अपनी ख्वाहिश और वालिदैन की ख्वाहिश को किस तरह से आगे लेके चले और किस तरह से आए? कहाँ से सुनाओगे कहाँ तक सुनाऊं हैं? म्याऊ 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 म्याऊ। ये इंटेंडेड नहीं था, बस हो गया, फिर अंदर से ना आ जाता है, बस जिंदगी वैसे म्याऊ म्याऊ ही है। अच्छा, अगर देखा जाए ना तो मतलब हम लोग रोते हैं ना, पीटते हैं, तो अगर उसको म्याऊ म्याऊ का लफ्ज़ जरा हम यूज़ कर लेना तो सुनने में भी अच्छा लगता है, बताने में भी अच्छा लगता है। ठीक है। अदरवाइज वो जो जिंदगी है ना, इट्स अ स्ट्रगल, और ये कभी भी नहीं रुकती। जिंदगी जो है ना वो एक मुसलसल
चलने का नाम जिंदगी है। जैसे वो आम सी बात में कहते हैं ना कि जी ईसीजी की वेव्स जो चल रही होती है ना, जब वो फ्लैट हो जाती है ना, इसका मतलब डेड है। वो ऊपर नीचे वेव होती रहती है, तो वो जिंदगी चल रही है। यही जिंदगी है, अप्स एंड डाउन जिंदगी है। ये भी तो हो सकता है किसी ने ईसीजी मशीन उतार के वहां पे अपना चार्जर लगा दिया हो उसमें भी तो फ्लैट ही आएगी, उसने बेचारी ने क्या करना है। ये हमारे साथ हो रहा है जनाब यानी। ये जो आपने बात की है ना, ये एक्चुअली हमारे साथ हो रहा है। अगर इसको मैंने खोलने की कोशिश की ना, तो बात बड़ी दूर निकल जाएगी। नहीं, हम पकड़ लाएंगे ये एक्चुअली हो रहा है, लेकिन बात थोड़ी ना फिर प्रैक्टिकल हो जाएगी। एक्चुअली हो रहा है। अच्छा, नहीं ज्यादा प्रैक्टिकली हमने यहाँ पे करना, हमारा मेन मकसद यहाँ पर है कि अपने नाजरीन को हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज भी शेयर कर सकें जो आपकी डोमेन्स हैं, और जिनसे उनको भी बिलवास्ता या बिलावास्ता किसी तरीके से भी उनका ताल्लुक रह चुका हो, ताकि वो आसानी से उसको हैंडल भी कर सकें, और अगर उनको मज़ीद मालूमात की ज़रूरत पड़े तो वो हमें या आपको कांटेक्ट भी कर सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, बात शुरू करते हैं हम, जो आपने मेन स्पेशलिटीज़ अपनी जो बताई हैं उन्हीं के अंदर से एक कि जो फालिज का जो मेन वजूहात हैं, अगर आप उनको हमारे आम नाज़रीन के लिए बताना चाहें तो किस तरह से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, ताकि एक आम फहम अंदाज में लोगों को पता लग सके और उससे बचाव किस तरह मुमकिन है। देखें, फालिज जो है ना सिर्फ मरीज के लिए चैलेंज है, एक न्यूरोलॉजिस्ट के लिए, एक डॉक्टर के लिए भी चैलेंज है। ठीक है, बीइंग ए न्यूरोलॉजिस्ट ये हमारे लिए चैलेंज है। और क्योंकि फालिज का जो पेशेंट है, अगर वो आपके पास एक ख़ास टाइम फ्रेम में आ जाता है तो उसकी रिकवरी बहुत अच्छी है, 100% है। विद इन फ्यू आवर्स अगर आपके पास आता है, एक आम जुबान में से कहते हैं जी खून पतला करने वाला इंजेक्शन लग जाता है, मरीज की 100% रिकवरी है। अगर वो टाइम विंडो गुजर जाती है तो उसके बाद फिर डेज एंड वीक्स वाली बात हो जाती है, या इवन मंथ्स वाली बात हो जाती है। फिर वो पूरी टीम इन्वॉल्व होती है पेशेंट केयर में, उसमें डॉक्टर भी है, फिजियोथेरेपिस्ट भी है, वाइट भी उसमें जो है वो साइकेट्रिस्ट भी इन्वॉल्व हो जाए। ठीक है, क्योंकि स्ट्रोक के मरीजों में डिप्रेशन बहुत कॉमन होता है। हर एक फंक्शनल बंदा है, वो बेड पे आ गया है, अब उसको डिप्रेशन में होना है, उसका एक बॉडी पार्ट जो है उसके साथ उसने जो है वो 50 से 60 साल गुजारे हैं उस बॉडी पार्ट के साथ, लेकिन सडनली वो एक सुबह उठता है और देखता है कि उसका जिस्म का एक हिस्सा काम नहीं कर रहा। इससे बड़ा डिप्रेशन और क्या हो सकता है। और जो आपने बात की है कि जी इसके जो वजूहात क्या है, वजूहात और उससे बचाव की क्या वजूहात अगर बात किया जाए ना, तो वजूहात में सबसे अहम वजह इसकी हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर सबसे बड़ी वजह है फालिज होने की। और भी बहुत सारी वजूहात हैं, उसमें आपका आप कह लें कि जो शुगर, आपकी शुगर है, मोटापा है, आपका लाइफस्टाइल है, स्मोकिंग है, और आपका जो है वो खुदा न खास्ता ड्रग्स हैं। ठीक है, हमारे यहाँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं ये फालिज के होने के अवामिल में शामिल है। लेकिन अगर बिल्कुल आप पूछते हैं कि जी एक वजह मोस्ट कॉमन, दैट इज ब्लड प्रेशर। अच्छा, हमारे यहाँ एक, क्योंकि हम भी अपनी स्पेशलिटीज़ के अंदर डिफरेंट पेशेंट्स देख रहे होते हैं और उनका डेंटल के हिसाब से उसी तरह से हम इलाज भी कर रहे होते हैं। सेरिब्रल पाल्सी, एससीपी चाइल्ड जैसे हमारे पास लोग आते भी हैं, उनका इलाज भी किया जाता है। अब आई एम रनिंग माई ओन पॉलीक्लिनिक, तो हमारे पास इस स्पेशलिटी को देखते हुए 2-3 लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, तो वो भी इसको हैंडल कर लेते हैं। आप इसके बारे में ज़रा हमारे आम जो आवाम है जो हमें सुन रही है, इस पर ज़रा थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे, और अगर इस तरह का मसला आता है उनके किसी भी ऑफस्प्रिंग में, बच्चों में, तो उसको हैंडल किस तरह से किया जाता है। अच्छा, सेरिब्रल पाल्सी जैसे आप नाम से ज़ाहिर है, सेरिब्रल मतलब दिमाग, पैल्सी मीन्स वीकनेस, मतलब दिमागी कमजोरी। पैल्सी इज बेसिकली लैटिन वर्ड ना, वहाँ से आया कि सेरिब्रल पाल्सी, दिमागी कमजोरी। अच्छा, अब सेरिब्रल पाल्सी की अगर इसको एक डेफिनेशन के तौर पर देखा जाए ना, तो हम कहते हैं कि इट्स अ वीकनेस बिफोर द बर्थ, ड्यूरिंग द बर्थ, आफ्टर द बर्थ, अप टू फ्यू ईयर्स ऑफ लाइफ। ठीक है, मतलब जो बच्चे में जो कमज़ोरी है वो पैदाइश से पहले, मतलब कि माँ के पेट में भी कुछ ऐसे मामले जिसकी वजह से हो सकती है, पैदाइश के अमल के दौरान भी हो सकती है, और पैदाइश के बाद भी 2, 3, 4, 5 साल की उम्र तक हो सकती है। सेरिब्रल पाल्सी मतलब इतनी उसका एक वाइड रेंज है इसकी एक आप कह लें कि वजूहात की।
अब अगर मुख्तसरन इस पर बात की जाए कि पैदाइश से पहले इसकी क्या वजूहत है, माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो वहाँ पे ऐसे क्या वामल होते हैं कि बच्चे का जो है उसको दिमागी कमज़ोरी जैसे मसाइल लाक होते हैं, उसमें बहुत सारी वजूहत में से एक वजह इन्फेक्शंस। ओके, इन्फेक्शन किस नौयत के? जो एक हम सुनते थे ना वो, या आप जब लोग पढ़ते थे तो या सुनते थे टॉर्च इन्फेक्शंस, हम्म ठीक है। और उसमें फिर एक वो आता था जी मीजल मम्स रुबेला, हम्म ठीक है। इन सब में अगर देखा जाए ना तो रुबेला सबसे कॉमन है। ओके। रुबेला सबसे ज़्यादा जो ना ये वाले प्रॉब्लम्स करता है, ठीक है। और हमारे यहाँ तो इतनी जो ना अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, हम्म ठीक है। और हमारे यहाँ अक्सर जो है जो मरीज होते हैं जब उनको स्क्रीन किया जाता है तो वो दे आर ऑलरेडी मतलब वो सेंसिटाइज होते हैं, वो एक्सपोज होते हैं। अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो ये सारी जो बीमारियां आप बता रहे हैं ये प्रिवेंटेबल डिजीज है, हाँ, राइट? हाँ। और इनके लिए वैक्सीनेशंस भी ऑलरेडी अवेलेबल है। मैं आपकी बात को कंटिन्यू करूँगा ना कि अब आइडियल तो ये होना चाहिए कि एवरी women, every female that is going through the process of childbirth, or she is going to conceive, or she is planning for the baby, she must have gone through vaccination for rubella at least a month before the process of conception. At least a month before. एटलीस्ट मंथ तक हो गया। ठीक है, मतलब ये हो जाना चाहिए 1 से 3 महीने पहले उसको वैक्सीन लग जानी चाहिए, या एटलीस्ट उसको पता हो कि मेरा रुबेला का स्टेटस क्या है, मैं एक्सपोज्ड हूँ, मुझे इन्फेक्ट खासा अभी कोई एक्टिव इन्फेक्शन तो नहीं है। बट हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं है। बहुत कम जगहों पे बड़े आप कह लें कि हाथ है हॉस्पिटल्स में या खास किस्म की क्लास है उसको इन चीज़ों की परवाह है, बाकी तो कुछ भी नहीं। यानी कि हमारे यहाँ एक फुकदान है नॉलेज का भी, और उसके बाद इनका फुकदान है, और इसी तरह से वाइड स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन भी है। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ अपने माशरे में भी आजकल वैक्सीनेशन के खिलाफ एक पूरी तहरीक चल रही है कि बहुत ऐसे ही सारे है, लोगों ऐसे ही को मिस इन्फॉर्म किया जा रहा है कि जो वैक्सीनेशन हैं वो बहुत ज़्यादा आपके लिए नुकसानदेह हैं और वो ये कर देंगी वो कर देंगी, विच इज़ वेरी अलार्मिंग। और अनफॉर्चुनेटली इसके खिलाफ में ऐसा कोई किया भी कुछ नहीं जा रहा ना। अब मतलब देखा जाए तो भी अगर किसी बंदे ने इस तरह का कोई डिसइंफॉर्मेशन क्रिएट किया तो उसको पकड़ के अरेस्ट कर लिया गया, उससे एक और तरह का तासुर क्रिएट हुआ है, बजाय इसके कि आप उसके खिलाफ एक कैंपेन साथ जो है साथ वो देखिए चाय की चाह और साथ साथ एक चुस्की उसकी बहुत ज़रूरी होती है ताकि हाँ जी, thank you दिलों very में much। और जो उसका कहते हैं ना जज्बात में गर्मी मौजूद रहे। तो अब एक चीज़ और है, जैसे हम बात कर रहे थे ना कि माँ के पेट के अंदर जो प्रॉब्लम होते हैं, अब वहाँ से मेरे जहन में एक और बात आई है कि जो बच्चों में जो ट्रीटेबल या रिवर्सिबल जो आप कहते हैं जो दिमागी कमजोरी की एक वजह है हाइपोथायराइडिज्म। ओके, हाइपोथायराइड, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपो हाइपोथायराइडिज्म, हाइपो का मतलब कम, हाँ, यानी कि थायराइड थायराइड की जो हार्मोन की जो मिकदार है वो खून में कम होती है, कम होती है, ठीक है। माँ के भी और फिर बच्चे के भी, और ये 100% क्योरेबल है। ठीक है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्योरेबल जो ना वो कॉज फॉर द मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है, जिसको हम क्योर कर सकते हैं। और हाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और आप देखिए कि आपके यहाँ आपने भी अपनी प्रैक्टिस में ऑब्जर्वेशन में देखा होगा कितने लोग आपके पास आते हैं बताते हैं डॉक्टर मैं थायराइड खा रहा हूँ, बहुत है ना। बिल्कुल बता दें। और अगर हम लोग इस ऐसी अवेयरनेस क्रिएट कर दें कि जी जो मदर्स हैं, जो लोग हैं जिनकी फैमिली में थायराइड है, या जो मदर्स मतलब हाइपोथायराइड हैं जो थायरॉक्सिन ले रही हैं खवातीन, या जिनको पहली प्रेगनेंसी में थायराइड का मसला हुआ था और अब अगली प्रेगनेंसी में जाने से पहले उनको अपने थायराइड के लिए जो ना वो मोहताज रहना चाहिए, उस पर एक जो ना वो नज़र रखनी चाहिए। तो एक सिंपल सी एहतियात, एक सिंपल सा टेस्ट प्रेगनेंसी के दौरान 1 दफ़ा 2 दफ़ा हद से 3 दफ़ा, ठीक है, मेरा नहीं ख्याल कि 3 दफ़ा से ज़्यादा जरूरत पड़ेगी प्रेगनेंसी के दौरान एक सिंपल थायराइड के टेस्ट के लिए। और आप सिर्फ एक टेस्ट से जो 1 या 2 दफ़ा या हद से ज़्यादा 3 दफ़ा करते हैं तो आप इस मसले को बचा सकते हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन दी हमारे नाज़रीन के लिए भी। अब सीपी की अगर हम वो बात करते जाएं आगे तो ड्यूरिंग द बर्थ हम जो मसाइल देखते हैं वो दाई हैंडलिंग बहुत प्रेवलेंट है हमारे, ठीक है। और फिर वो दाई हैंडलिंग की वजह से बच्चा जो है ना वो बहुत सारे जो है ना वो उसको प्रॉब्लम्स आते हैं, और उनको फिर पता भी नहीं होता कि अगर ये इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई है पेरीनेटल, तो अब हम उसको हैंडल कैसे करना है। फिर वो पैनिक में उसको इधर उधर रेफर करते हैं, फिर वो पेरिफेरी से बड़े शहर में पहुंचता है, लाहौर में या किसी भी और बड़े शहर में,
तब तक बहुत देर हो चुका है, बच्चे के दिमाग को नुकसान पहुंच चुका था। हम्म। ठीक है, फिर वो वेंटिलेट होता है या फिर खासा उसको वेंटिलेटर नहीं मिलता, मतलब वो एक चेन ऑफ जो है ना वो चेन ऑफ हैपनिंग्स है, जो कि चेन ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स है। और उसके बाद ये होता है कि दैट एंड्स एट द कॉस्ट ऑफ द, मतलब आप कह लें कि एक बच्चे की जिंदगी उसकी एक कीमत हो, एक जिंदगी, मतलब वो चलती फिरती एक लाश बन जाता है बच्चा। और फिर वहां से बच्चा बच गया, और फिर उसके बाद हमें हाइजीन का ही पता नहीं है लोगों को। ठीक है, अब हाइजीन की वजह से आप बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं, बहुत सारे इन्फेक्शन से बच सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ बच्चे हैं, अब अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ उस तरह अभी मेनिंजाइटिस की वैक्सीन भी उस तरह मतलब प्रेवलेंट नहीं है, उस तरह अवेलेबल नहीं है, और कोई उसके बारे में गवर्नमेंट भी इंटरेस्टेड नहीं है कि जो उसके लिए खास जो है ना वो मैस लेवल पे एक कैंपेन की जाए, लोगों को एजुकेट किया जाए। अब सीपी के जो बच्चे बहुत सारे आते हैं, मेरी प्रैक्टिस में बच्चे बहुत ज़्यादा आते हैं, तो जब उनकी सारी सिली जाती है ना, तो उनसे एक सवाल किया जाता है कि जी क्या आपके बच्चे को मतलब छोटी उम्र में कोई बुखार हुआ था, कोई 8-10 दिन को बुखार रहा, उसमें बच्चा बेहोश हुआ, तो खुदा न खासा को झटके लगे, एंड द आंसर इज यस, मेनिंजाइटिस हुआ। ठीक है, अब मेनिंजाइटिस की वैक्सीन अवेलेबल है, लेकिन फिर वही बात, वैक्सीनेशन के ऊपर इतना इस तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, और ना ही उसके लिए एक वही बात है। आपने अगर मेनिंजाइटिस की वैक्सीन कर दें, ठीक है, तो जो जो ट्रीटेबल पोर्शन है हम उसके नंबर को कम कर बिल्कुल कम कर सकते हैं, डेफिनेटली। फिर अगर आप जो है ये जो मेल प्रैक्टिस है, जो दाई हैंडलिंग है, अगर आप उसके नुकसान के बारे में लोगों को एजुकेट करें, एक मैस कैंपेन स्टार्ट करें, वहाँ से नंबर कम हो सकता है। आपको पता है 80-85% पेशेंट होते हैं ना, उनका कॉज यही होता है, डाई हैंडलिंग की वजह से, ये जो मतलब जो है ना आप मैल कह लें प्रैक्टिस से कह रहे हैं। नहीं नहीं, ये जो मतलब ये जो ये वो कॉजेज होते हैं जो कि मतलब यानी कंजेनिटल होते हैं, जो कि माँ के पेट से आते हैं, ओके। मतलब उसमें इन्फेक्शन भी आ गई, उसमें आपके ये हाइपोक्सिक इंजरीज भी आ गई। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें अगर आप इनको ट्रीट करेंगे तो आप देखें कि आप कितना % प्रपोर्शन जो है उसको आप इस नंबर को कम कर सकते हैं। और इसमें तो बहुत ज़्यादा कोई आपको सरमाए की जरूरत नहीं है, जो बहुत ज़्यादा आपको आप कहें कि जी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा कोई जो ना वो फंड लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक एजुकेशनल एक मैस कैंपेन है ना आपको करने की जरूरत है। यदि आप अगर दाई हैंडलिंग पे जाते हैं, या अगर आप एक मुस्लिम डॉक्टर से अपने बच्चे की डिलीवरी नहीं करवाते हैं, या जो एंटीनेटल जो आपका जो ट्रीटमेंट है उसमें अल्ट्रासाउंड है, ये चीज़ें नहीं करवाते हैं, ये प्रॉब्लम आप फेस करेंगे। ठीक है, और इन चीज़ों के बारे में अनफॉर्चुनेटली कोई अवेयरनेस नहीं है, कोई पता नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब बात तो चल रही है, एक चुस्की भी और गरमाई भी वो चलती जाए साथ साथ। बात चल रही है सेहत मुझे की चीनी और- तो दे दें, हमारी वो गुफ्तगू फीकी है तो चाय भी फीकी होगी। आप खुद इतने मीठे हैं तो आपको क्या जरूरत पड़ी चीनी की? है ना। हमारे एक इसी बात याद आई कि हमारे एक फेलो हैं, वो एक दफ़ा किसी कैफे में बैठे हुए थे, और अपने ही साथ किसी खातून के साथ वहाँ पे मौजूद थे, तो उन्हीं की जुबानी उन्होंने बताया कि वो खातून ने कहा कि आपने चीनी नहीं डालनी चाय में। तो मैंने कहा, आपके होते हुए मुझे चीनी की क्या जरूरत है? तो उन्होंने कहा इसका क्या मतलब हुआ? कहते इस चीनी की जरूरत ही कहाँ है, आप अपनी उंगली ऐसे चाय में रखें, चीनी मीठी हो जाएगी चाय। तो अब मुझे वो सुना रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा तो फिर क्या हुआ? कहते उसने अपनी उंगली रख दी चाय में। मैंने कहा फिर तुमने क्या किया? कहता भाई फीकी चाय पी पे करना पड़ता है तो फीकी चाय पी। तो खैर हम बात कर रहे हैं चीनी से, और चीनी से रिलेटेड एक और जो बात मैं जानना चाहूँगा वो ये है कि आजकल एक समझ लीजिए कि बहुत तेजी से एक रुझान बढ़ रहा है ओज़ेम्पिक के ऊपर। आप हमारे यहाँ बहुत सारे नाज़रीन ये जानना भी चाहते होंगे, और बहुत सारे चाहते होंगे कि वो अपना वेट लॉस भी करें, और उनके लिए शायद ये शॉर्टकट का रास्ता उनको नज़र आ रहा होगा कि बस ये लगवा लिया तो उसके बाद ऐसे के जैसे कभी मोटे थे ही नहीं। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने हमारे नाज़रीन के लिए ओज़ेम्पिक को थोड़ा सा एलैबोरेट कीजिए कि ये क्या है, और इसको लगवाने के बाद होता क्या है, और क्या इसका कोई ड्रग इंटरेक्शन है, क्या इसके नुकसान हैं? अच्छा, ओज़ेम्पिक ने इतनी हाइप ली है ना वेट रिडक्शन के लिए, वैसी हाइप उसकी डायबिटीज के लिए नहीं थी, जिसके लिए एक्चुअली बनाई गई थी। अच्छा, जिसके लिए एक्चुअली ये बनाई गई थी, बेसिकली ये डायबिटीज की ड्रग थी। ओके, ठीक है, और ओज़ेम्पिक के अंदर जो ना एक ड्रग है उसका नाम है सीमाग्लूटाइड। सीमाग्लूटाइड इज बेसिकली GLP-1 एगोनिस्ट। ओके, ठीक है, आप GLP-1 एगोनिस्ट और भी हैं,
और भी अवेलेबल है, वो हम टैबलेट फॉर्म में लेते हैं। Ozempic वाज द ओनली वन जो कि इंजेक्टेबल फॉर्म में अवेलेबल हुई थी। अवेलेबल। अब Ozempic के वेट रिडक्शन के जो इफेक्ट्स थे वो बहुत आप कह लें कि प्रॉमिसिंग थे, बहुत हौसला अफजा थे। बाद में Ozempic जो है वो वेट रिडक्शन के लिए एक और नाम से अप्रूव भी हो गई, FDA ने इसको अप्रूव भी कर दिया। अब Ozempic के अब हमारे यहाँ कल्चर में ना समझा जाए कि मैंने दवाई ले लूँगा, डॉक्टर ने मुझे दवाई दी, इंजेक्शन दिया, मैंने ये खा ली या इंजेक्शन लगवा दिया, मेरा काम खत्म है, अब मैजिक हो जाएगा, अब दवाई अपना काम करेगी। इसके बारे में एक बहुत जो ना वो जो लोग सुनना नहीं चाहते या जो पेशेंट इसके बारे में सबसे कम जो अवेयर है ना, Ozempic के साथ आपको एक्सरसाइज चाहिए। ओके। Ozempic एक्सरसाइज के साथ जो इसका इफेक्ट है ना वो ज़्यादा इनहेंस हो गया था। यानी कि ये इट्स नॉट अ मिरेकल ड्रग, यू Yes. हैव टू वर्क फॉर इट। यस, बेसिकली अगर हम Ozempic के काम को देखें ना, इसके मैकेनिज्म एक्शन को देखें, करती कैसे, काम कैसे करती है, Ozempic क्या करेगी, GLP-1 एग्रेस हमने बात की है, तो वो क्या करता है, जो ग्लूकागॉन लाइक जो पेप्टाइड है वो इंसुलिन का ऑपोजिट है। ठीक है, इंसुलिन आपकी बॉडी में कब काम करती है, जब स्ट्रेस होता है, ठीक है, जब इमरजेंसी होती है, बॉडी में ग्लूकोज ख़त्म हो गया है, बॉडी ब्रेन मैसेज देता है, ठीक है, भूख लगती है, आप खाना खाते हैं, आपकी बॉडी में ग्लूकोज आया, इंसुलिन आई, उसने इंसुलिन को उठा के सेल्स में डाल दिया, सेल्स को एनर्जी मिल गई। ठीक है, ये है जी आपका इंसुलिन, ये काम कर रही है। अब उसका जो काउंटर पार्ट है ना वो ग्लूकागॉन है। ग्लूकागॉन है वो एक पाकिस्तानी बंदा है। ठीक अच्छा है, टिपिकल पाकिस्तानी बंदा है, और वो बंदा भी है जी, आप इसमें कहते हैं जट सा बंदा है, वो ठंड प्रोग्राम वाला बंदा है। अच्छा, सर वैसे नॉर्मल टेंशन ही कोई नहीं। ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜੱਟ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ वाले ਹੁੰਦੇ कोई नहीं थे। नहीं वो और तरह के होते हैं, वो जिन मामलों में होते हैं वो उन्हीं मामलों की रेफरेंस से बात कर रहे हैं। वो ठंड प्रोग्राम वाला बंदा है ग्लूकागॉन। मैंने कहा जी इंसुलिन बीबी आप आई थी, आपने बड़ी भसड़ मचा दी थी, हो गया, आपने कर लिया सारा काम, अब आप आराम से बैठे, आपने ग्लूकोज दे दिया, ठीक, अब मेरा काम है। अब वो बाकी जो उसने भसड़ मचाया ना, अब ग्लूकागॉन ने देखना है। ठीक है, ग्लूकागॉन कहता है अच्छा भाई खाना मिल गया, खाना आ गया, सेल्फ रोटी मिल गई है, ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने खाना नहीं मांगना। अच्छा, खाना नहीं मांगना, तो वो सोचता है कि फिर मैं इसको मैसेज कैसे दूं कि जी आपने दोबारा खाना नहीं मांगना, बॉडी को कैसे मैसेज दूं, मैसेज देता है ब्रेन। अब मैंने क्या करता है, वो आपकी गट एम्पटिंग को स्लो कर देता है, मैदे से खाना ही आहिस्ता आहिस्ता आंतड़ियों को जाता है। ओके, जिसकी वजह से यू टेंड टू फील फुल। हाँ, एक फुलनेस की फीलिंग आती है, आपको भूख नहीं लगती। ठीक है, तो एक तो वो हो गया ना कि जी आपने खाना खाया, आपको दूसरी दफा खाने खाने की भूख नहीं लग रही, वही खाना काफी है। ठीक है, एक तो यहाँ से उसने जो ना आपका जो है अपना काम कर दिया कि उसने आपके खाने की डिमांड को कम कर दिया। ठीक है, कि आपको बार बार खाना खाना नहीं पड़ेगा, आपको एक फुलनेस की या वो फीलिंग रहेगी। दूसरा फिर ये होता है कि जो आपका ग्लूकागॉन है ना, वो एक हार्मोन ऑफ रेस्ट एंड डाइजेस्ट है। अब इंसुलिन का जो हार्मोन है वो स्ट्रेस हार्मोन है बेसिकली। अगर आप बॉडी के स्ट्रेस हार्मोन की बात करें ना, तो जिसमें आप कॉर्टिसोल देखते हैं, एड्रेनालिन का नाम सुनते हैं, तो इंसुलिन इज ऑल्सो वन ऑफ देम। थायराइड की बात कर रहे थे, थायराइड इज ऑल्सो वन ऑफ देम। ठीक है, सेम वे जो आपका ग्लूकागॉन है वो उसको आपको देता है चिल प्रोग्राम। उसने आपकी बॉडी की जो कैलोरीज है ना उनको कंजर्व करने के मोड पे लगा देना बॉडी में। ठीक है, उधर से एम्पटिंग भी स्लो हो गई, उससे कैलोरीज भी स्लो कम हो गई, तो आप जी डिमांड भी कम हो गई, और आप मतलब आप कंजर्वेशन के मोड में भी आ गए। ठीक है, तो उसका लॉन्ग रन में इफेक्ट ये है कि आपकी बॉडी जो है ना वो फिर लॉस करना शुरू कर देती है। तब आप ले नहीं रहे, कैलोरीज आपकी बॉडी में आ नहीं रही, कैलोरीज आएंगी नहीं, तो जाहिर बात है फिर वो जो कैलोरीज है वो फैट में कन्वर्ट नहीं होगी, आपकी बॉडी पे फैट चढ़ेगा नहीं, तो वेट गेन नहीं होगा। इसके साथ जल्दी से हम अपने नाज़रीन को भी बताते जाते हैं, क्योंकि आज का हमारा सेशन भी ऐसा ना हो कि हमारे नाज़रीन यहाँ पे हमें सुनते। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड कर दूँ, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, अभी मेरी बात कंप्लीट, क्योंकि Ozempic लगाने से वेट रिडक्शन होती है, नो डाउट। इसके साथ आपको एक्सरसाइज चाहिए, मेरी बात कर लें। बिल्कुल, ठीक है,
इसके कोई बहुत ज़्यादा कोई ऐसे साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। जो जितने भी ज़्यादा साइड इफेक्ट्स आते हैं ना वो जीआई रिलेटेड ही है, गट से रिलेटेड ही है, मतलब नोजिया हो गया, वॉमिटिंग हो गई, डायरिया हो गया। ठीक है। ठीक है यार, एक अभी उसने ब्लैक बॉक्स एक उन्होंने एक उसका जो साइड इफेक्ट उन्होंने बताया है ना, जो ब्लैक बॉक्स वार्निंग है कि जिन लोगों को खुदा न खास्ता थायराइड की बात कर रहे थे, इन लोगों को खुदा थायराइड का एक खास किस्म का कैंसर होता है, अगर वो है ना उन लोगों को ये ड्रग नहीं लेनी चाहिए। बाकी अदरवाइज कोई ऐसी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं। मैं यही इसी तरफ आना चाह रहा था कि इसकी प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेशन भी के ऊपर बात करते हैं। प्रेगनेंसी में भी अभी ये ड्रग जो है ना वो सेफर नहीं है, क्योंकि बाकी अभी डाटा ही अवेलेबल नहीं है। क्योंकि न्यू ड्रग है। हाँ, तो अभी प्रेगनेंसी में भी इसको हम ये नहीं कह सकते कि इसको जो है ना लेना ही चाहिए या आप ले सकते हैं सिर्फ। ठीक है, और इसके जो साइड इफेक्ट की बात करें ना, अब मजे की बात यह है कि एवरी ड्रग, जो भी ड्रग बनती है ना, एक जुमला आता है जो हम अक्सर दीवारों में पढ़ा होता है कि जी ये मुकम्मल तौर पे जो कुदरती ड्रग है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। मैं अपने नाज़रीन को यहाँ बता दूँ, देखने वालों को, जिस भी चीज़ को जब आपकी एफडीए या आपकी जो लोकल या इंटरनेशनल जो रेगुलेटरी अथॉरिटी जो अथॉरिटी या जो एजेंसीज है, जब भी किसी केमिकल को ड्रग की डेफिनेशन में शामिल करते हैं ना, उसके दो मतलब वेरी ऑब्वियस कि उसके ह्यूमन बॉडी पे पॉजिटिव बेनिफिट्स, पॉजिटिव जो है ना वो उसके आप कह लें कि असरात हैं, नेगेटिव असरात भी हैं, लेकिन पॉजिटिव असरात इतने हैं कि वो नेगेटिव असरात को नजरअंदाज किया जा सकता है। हाँ, वो उसको जो है ना वो ओवरवे कर देते हैं। सेम गोज विद ओज़ेम्पिक। अच्छा, ओज़ेम्पिक खाने से ये भी होता है आपकी बॉडी में सिर्फ फैट जो है ना वो रिडक्शन नहीं होती, आपका लीन मसल मास भी कम हो सकता है, यानी कि आप कमजोर भी हाँ, हो हाँ। सकते हैं। ओके। और ये भी अभी लिटरेचर में देखा गया है कि जो अगर आपने ओज़ेम्पिक लगाई है, इस्तेमाल की है, तो उससे आपका जो है वो मतलब वेट लॉस तो आपका हो गया, उससे आपके जो चेहरे के जो फेशियल फीचर्स हैं वो भी अजीबोगरीब हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी लीन मैस जा सकता है। नहीं, हम देख रहे हैं हमारे जो बहुत सारे जो बॉलीवुड के भी एक्टर्स हैं और जो हमारे उनकी पूरी पूरी शक्लें चेंज हो गई। हाँ जी, वो उसी वजह से। ठीक है, हमारे यहाँ भी कुछ लोगों ने इस्तेमाल किया है। हाँ, जैसे करण जौहर साहब का मैंने वही उन्हीं का जेब में आया। अरे करण जौहर के अलावा हमारे एक बड़े लाडले सियासतदान है, उन्होंने भी किया है। अच्छा जी। हाँ जी, अब वो छोड़े इस बात को, सियासत पे बात नहीं करते। मिट्टी पर काला काला डाला नहीं आना चाहिए, वैसे हल्का या नाम हिंट दे दे भाई। वो अभी यंग सियासतदान है और अभी वो वजीर आजम के लिए उम्मीदवार है। कौन से इलाके की? पाकिस्तान से है सर, ना छोड़े, मतलब पंजाब, बलोचिस्तान, फिर आगे सिंध। सर फिर बात पीछे रह क्या जाना है, सिंध सर वो पीछे रह क्या जाना है, बस फिर वो लोग हमसे ज्यादा समझदार, क्योंकि बारिश आता है तो फिर पानी भी आता होता है, लोग हमसे ज्यादा समझदार, मजीद अब कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, फाइनली हम मैं एक गुड न्यूज़ सुना दूं, जिन लोगों ने इंजेक्शन फोबिया होता है, नीडल फोबिया होता है, अब ये ड्रग टैबलेट फॉर्म में भी आ गई। चलिए, दैट्स गुड। जो लोग अपना दिसंबर 2025 में एफडीए ने इसको अप्रूव कर दिया है टैबलेट फॉर्म को। ठीक है, पाकिस्तान में भी ये अवेलेबल है टैबलेट फॉर्म, ठीक है, बट नॉट रेडिली। ठीक है, अगर आप एफर्ट करें तो आपको मिल जाएगी बड़े शहरों से। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि अगर आप इंजेक्शन अफोर्ड नहीं कर सकते, इंजेक्शन बहुत महंगा है और बार बार आपको इंजेक्शन लगाना पड़ता है, तो आप टैबलेट फॉर्म पर भी जा सकते हैं। लेकिन कंसिडरिंग जो बताने का मकसद ये है कि इसके साइड इफेक्ट्स आपने ध्यान में रखने हैं, शौकी आप वजन नहीं जो ना वो कम करने के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए बेहतर जिन लोगों को ओबेसिटी है, जो ओवरवेट या ओबीज की डेफिनेशन में आते हैं, उसलिए हम एक चीज इस्तेमाल करते हैं बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। वो आप गूगल कर सकते हैं, देख सकते हैं, वहाँ पर फॉर्मूले भी आपको मिल जाते हैं। आप अपना वजन डालें, अपनी हाइट डालें, आप चेक कर लें कि आप अंडर वेट हैं, आपका वेट नॉर्मल है, आप ओवर वेट हैं, आप ओबीज हैं, मॉडरेटली ओबीज हैं। ठीक है, वो आप चेक कर सकते हैं। तो जो ओवर वेट टू ओबीज वाली कैटेगरी है ना, वहाँ पे ओज़ेम्पिक की इंडिकेशन है, वरना मतलब हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि मैंने 5 किलो कम करना, वैसे मैं ठीक हूँ, तो उनके लिए ओज़ेम्पिक का कोई मतलब जिम जाने से खलासी किसी को नहीं मिलनी जी। ते जेड़े से मेरे गल सुन रहे ठोक से जाकर जिम जाओ जरा। ओज़ेम्पिक का जो वेट लॉस है वो वापस भी आ सकता है। रिवर्स ओ खैर तो फायदा ठीक है, इतने पैसे भी खर्च होते हैं आपको। जो ड्यूरिंग द ओज़ेम्पिक आप जो आपने डाइटरी प्रिकॉशंस यूज कर रहे होते हैं, जो आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, वो आपको ओज़ेम्पिक इस्तेमाल करने के बाद ही कंटिन्यू करनी पड़ती है। अच्छा डॉक्टर साहब, फाइनल सवाल, हम इसके बाद इंशाल्लाह रैप अप करते हैं। वो ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिसके अंदर हम को रिलेट कर सकते हैं डेंटल को न्यूरोलॉजी के साथ? अब चलें, हमने सीपी के ऊपर बात की, हम
फालिज के ऊपर भी ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब इसके ऊपर कोई इस तरह की रिसर्च जो आपकी नज़रों से गुजरी और हमारी नज़र से भी गुजरती रहती है कि हम ये देख चुके हैं कि गम जो डिजीजेस हैं दे आर रिलेटेड टू हार्ट डिजीजेस, दे आर रिलेटेड टू अदर सिस्टमिक डिजीजेस। आर देयर एनी अदर थिंग्स जो कि बेल्स पाल्सी जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं और हमारे अक्सर बहुत सारे पेशेंट्स के साथ आते भी हैं, इनकी इम्प्लीकेशन डेंटल और न्यूरोलॉजिकल दोनों होती है। तो मुझे लगता है कि जैसे न्यूरोलॉजी को डेंटिस्ट्री के साथ इन चीज़ों के अंदर कोलैबोरेशन होना चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ ये मामला नहीं। तो इसके ऊपर भी थोड़ा elaborate करें। इन्फेक्शियस डिजीज है ना, मतलब आप लोग यहाँ पे ओरल कैविटी में काम कर रहे हैं, ठीक है, आप सिंपल सी बात है, उसमें बहुत रॉकेट साइंस नहीं है या कोई बड़ी हार्डकोर मेडिकल साइंसेस में जो है ना वो इन्वॉल्व नहीं होती इसको समझने के लिए। यहाँ का इन्फेक्शन कहाँ भी जा सकता है भाई, कॉमन ना, मतलब यहाँ का इन्फेक्शन आँख में भी जा सकता है, दिमाग में भी जा सकता है, आपके कान में भी जा सकता है। बिल्कुल, मिस्ट्री वेन्स के थ्रू जा सकता है, इन्फेक्शन कवर्नर साइनस के तक जा सकता है। साइनस थ्रोम्बोसिस इज अ वेरी मतलब कॉमन एंटिटी जो कि न्यूरोलॉजिस्ट देखता है। और अगर साथ पेशेंट को डायबिटीज भी है और कबार साइनस थ्रोम्बोसिस है तो फिर तो हालात बहुत बुरे हैं, इसका प्रोग्नोसिस बहुत बुरा है। हमारे आम मामले कवर्नर साइनस एक चेंबर है जो कि आपके ब्रेन के बिल्कुल बॉटम के अंदर मौजूद होता है, इट हैज अ डायरेक्ट कांटेक्ट विद द ब्रेन। तो ये बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट, यहाँ से इन्फेक्शन जा सकता है, कान से इन्फेक्शन वहाँ पे जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। और इसके साथ हमारे जो बेल्स पाल्सी है इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू न्यूरोलॉजी, और इसके ऊपर भी हम काफ़ी ज़्यादा ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम करती है। और मामला ये है कि हमारी ये जो काविश है, हमारी पॉडकास्ट की जो काविश है और हमारे जो चैनल की जो काविश है, वो ना सिर्फ ये कि आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए, बल्कि इस चीज़ को भी प्रमोट किया जाए कि डिफरेंट स्पेशलिटीज़ आपस में को एग्जिस्ट भी करें और एक दूसरे को मुकम्मल भी करें और एक दूसरे के नॉलेज को और प्रैक्टिसेस को बेहतर भी करें। एक जुमला मैं ऐड कर दूँ इसको सम अप करने के लिए डॉक्टर हाथ की बात को, कि अगर आपको डेंटल इन्फेक्शन है, डेंटल इन्फेक्शन है, आपको कान का इन्फेक्शन है, दांत का इन्फेक्शन है, मुंह का कोई भी इन्फेक्शन है, तो आप उसको सीरियस लें, क्योंकि इसी के करीब आपकी आंखें और आपका दिमाग है। यहाँ का इन्फेक्शन अगर ब्रेन में जाएगा तो वो गर्दन तोड़ बुखार बनेगा, और गर्दन तोड़ बुखार की जो शरह मौत है या जो उसका डेथ परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है, एस्टॉनिशिंगली है। थैंक यू वेरी मच नाज़रीन इकराम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अख्तर का जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो हमें आप इस वक्त देख रहे हैं। आप इस पॉडकास्ट से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड जो आपके पास सवालात हैं, अगर आप चाहें तो आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और ये भी बताइए कि मज़ीद आप क्या जानना चाहते हैं और हम उस तरह से अपने प्रोग्राम्स को आगे लेकर भी चलें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।